नमस्कार मित्रों, आज का वीडियो है एनसीईआरटी क्लास 6 का हमारा राजस्थान के बारे में है और इसके अंदर है पूरा ये मेगा वीडियो है क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारा राजस्थान है, पूरा अपन डिस्कशन करेंगे। हमारा राजस्थान का पहला जो आपके चैप्टर है वो है आपका राजस्थान एक परिचय। उसके अंदर क्या दे रखा है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। तो सबसे बड़ा राज्य होने के नाते और इसका जो क्षेत्रफल है भारत में है वो कितना भाग निभाता है, तो यह 10.41 है। भौगोलिक विस्तार है राजस्थान का कितना है, क्या है, 23-3 से लेके 30-12 उत्तरी अक्षांश और 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य है राजस्थान स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। और यदि लंबाई की बात करें जो कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई को माना जाता है और वो है आपके 826 किलोमीटर और चौड़ाई है पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है जो कि 869 किलोमीटर है। पड़ोसी राज्य है तो देखो राजस्थान जो है, राजस्थान के सभी को ऐसा पता होना चाहिए आपका, मैं ऐसे यूं डायग्राम बना लेता हूं और उसके जो पड़ोसी है ना, यहां से शुरू कर लेते हैं अपन। ये आपका पंजाब हो गया और पंजाब के बाद में यहाँ पर आपका हरियाणा हो गया, हरियाणा के बाद में यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में आपका गुजरात। ये है आपके क्या हो गए, पड़ोसी राज्य हो गए। राजस्थान को 33 जिले व 7 संभागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन अपना इस प्रकार से आ सकता है कि कौन सा संभाग में कौन सा जिला है या फिर कौन सा जिला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पूरे संभाग और फिर जिले ये दे रखे हैं। ये वैसे किताब के अंदर तो स्पेशल तो नहीं दे रखे थे, ऐसा संभाग और दिया हुआ था, जिले कोई 2-1 दे के पता था। फिर मैप था, मैप के अंदर ड्रॉ किया हुआ था, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख लिया है। पहला आपका है जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग के अंदर है वो कौन कौन से जिले आते हैं, संबंधित जिले जो है जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। ये ध्यान रखना, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर व झुंझुनू जो जिले हैं वो जयपुर संभाग के अंदर आते हैं, ठीक है। ये शेखावटी वाले देखो दौसा, सीकर, झुंझुनू है और फिर आपका एक अलवर है और फिर ये जयपुर है। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके जिले हो जाते हैं वो कितने हैं, 5 है। उसके बाद में जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर के अंदर है जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। जो मरुस्थलीय जिले सारे हैं वो सभी के सभी कहां पर हैं, जोधपुर जिले में हैं। और ये पाली का ध्यान रखना, पाली है वो कहां पर है, जोधपुर जिले संभाग के अंदर ही आता है। तो इसमें है वो कितने जिले हो जाते हैं, टोटल 6 जिले हो जाते हैं। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं बीकानेर की। तो बीकानेर के अंदर है वो बीकानेर है, चूरू है, गंगानगर है और हनुमानगढ़ है। ये जो जिले हैं ये किसमें आते हैं, बीकानेर संभाग के अंदर आते हैं। और इसके अंदर भी कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। फिर अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। ये नागौर का ध्यान रखना, ज्यादातर है कहां पर चला जाता है, अपना दिमाग जयपुर की तरफ चला जाता है। और ये है वो किस में है, अजमेर संभाग में है। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर ये कहां पर है, अजमेर संभाग में है। और उसके बाद में यदि बात करें तो ये फिर कोटा है। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो जिले हैं ये आपका कोटा के अंदर है। और उदयपुर, उदयपुर के अंदर है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नीचे के 3 जिले और इसका पड़ोसी चित्तौड़गढ़। फिर इसके उदयपुर, उदयपुर के पास में कौन सा है, राजसमंद। ये है वो उदयपुर संभाग के अंदर है। और फिर है आपका भरतपुर संभाग। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ये एक सीक्वेंसली है, तो ये आपके इसके अंदर आ जाते हैं। अब आगे बढ़े तो आगे आपका क्या रहेगा कि राज्य की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो राज्य की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5,920 किलोमीटर है। इसके अंदर क्या है आपके 1070 किलोमीटर तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है और 4850 जो किलोमीटर है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो एमपी के साथ में लगती है
और अब देख लो कि एमपी के साथ में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, तो राजस्थान का आपके क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है ना, झालावाड़। साथ और सबसे कम जो सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है, किसके साथ में, पंजाब के साथ में। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ठीक है ना, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा, तो यह आपका हो जाएगा बाड़मेर, जो कि गुजरात के साथ में, बाकी इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ऐसा भी आ जाता है तो कितने किलोमीटर है, तो 16 किलोमीटर है। मित्रों, आप देख रहे हैं जीके विद जीएस सर चैनल को, और अभी तक देखो आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी है सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं एनसीईआरटी की टोटल बुक्स है आपके हैंड नोट पर इसी प्रकार है वो सोल्व करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके मुझे सपोर्ट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो है वो लेके आता रहूंगा। अगला जो है कि राज्य का नाम और सीमा बनाने वाले जिले, अब यहाँ पर आ गया है। तो अपन राजस्थान की एक स्थिति देख रहे हैं, तो इसके अंदर देखो कौन सा राज्य है राजस्थान के किन जिलों के साथ में सीमा बनाता है। पंजाब जो है गंगानगर और हनुमानगढ़, हरियाणा के साथ में हनुमानगढ़, देखो यहाँ पर जो एंड हो रहा है वो का वो जिला ही आएगा, क्योंकि दो जब एंड हो, ऐसा तो नहीं है कि जहाँ एंड होगा वहीं से दूसरे राज्य की सीमा शुरू होगी। तो यहाँ हनुमानगढ़, फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये जो जिले हैं ये हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश के साथ में 2 जिले ही बना रहे हैं, भरतपुर और धौलपुर। फिर आपके एमपी के साथ में बहुत सारे जिले हैं, मैंने कहा भी था कि सबसे सर्वाधिक जो लंबी अंतर्राज्यीय सीमा एमपी के साथ में है। फिर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। देखो मित्रों, यदि आप इसको ट्रिकली है याद करना चाहते हैं तो मैंने आपके जीके ट्रिक बाय गणपत सेजू करके प्लेलिस्ट बना रखी है अपने की इसी चैनल पर, तो वहां पर जाके ये टोटल देखो, यहाँ सारा है ट्रिक के माध्यम से समझा रखा है अलग अलग। जैसे मैंने ये मध्य प्रदेश के जिले जो है राजस्थान के कौन कौन से लग रहे हैं, तो इसकी भी ट्रिक है, मतलब सारी ट्रिक है जितनी संभव हो सकती है उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, ताकि आप आराम से उसको देख सकें। फिर है आपकी गुजरात, तो गुजरात के साथ में है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, इनकी सीमा है वो लगती है। उसके बाद में आपका आता है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर है वो क्या आ सकता है, तो राजस्थान के इतिहास के अंदर आपके देखो जनपद और महाजनपद जो है वो है इसके अंदर बुक के अंदर दे रखे हैं। जनपद और महाजनपद है किस प्रकार से है, पहला है आपका योद्धे जनपद, ठीक है ना। योद्धे है कहां पर है, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर है ये योद्धे जनपद है। उसके बाद में है जांगल है, तो जांगल है मित्रों कहां पर है, आपके बीकानेर में है। फिर यदि बात करें आपके मांड है वो कहां पर है, जैसलमेर में है। अब देखो इधर उधर है शेखावटी, तो शेखावटी वाले जिले ही हैं। मरुकांतर और मारवाड़ ये दोनों एक ही है, और ये कहां पर है, इसका सेंट्रल है वो जोधपुर में है। और फिर है मेवात अलवर है, मत्स्य जयपुर है, अर्जुनायन तो ये भी अलवर और भरतपुर का क्षेत्र है। शूरसेन है वो धौलपुर और आपका भरतपुर है। डूंडाड़ है जयपुर है वो मुख्य क्षेत्र है। मालवा टोंक का क्षेत्र माना जाता है। हाड़ौती है आपके कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ है। मेवाड़ है उदयपुर का क्षेत्रफल है, मेवाड़ का सभी को पता ही होना चाहिए। और फिर शिवी जो जनपद है ये भी मेवाड़ का ही क्षेत्र था। वागड़ है आपके कहां पर है, डूंगरपुर वाला। अब देखो यहां पर मैंने कुछ आपको ड्रॉ करके बताना की कोशिश की है कि आपके देखो आराम से देख रहे हैं। चलो ये ले लेते हैं।
महाकाव्य कालीन जो राजस्थान के अंदर जनपद तो जो थे ना वो ये थे। देखो महाकाव्य कालीन कौन कौन से हैं, तो ये आपका एक तो जांगल है, मरुकांतर है, मत्स्य है और शूरसेन है। ये आपके कहाँ के थे, महाकाव्य कालीन। महाकाव्य कालीन बोले तो रामायण और महाभारत कालीन। फिर मौर्योत्तर कालीन। मौर्योत्तर कालीन है वो कौन कौन से हैं, तो मौर्योत्तर कालीन के लिए मैंने प्लस वाला साइन है आपके लिए लगाया था। तो मौर्योत्तर कालीन देखो, ये योद्धे जनपद, अर्जुनायन, मालवा, शिवी, ये है वो आपकी क्या है, मौर्योत्तर कालीन है। और उसके बाद में है आपके राजस्थान के विभिन्न अंचल में जो और है बाकी वाले सभी। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख ले। मरु पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत व वृद्ध संहिता में इसका वर्णन मिलता है। किसका, मरु का। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था का कौन, मरु। मरु के अंदर देखो वर्तमान में है कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो ये बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर के कुछ जो भाग हैं वो है मरु जनपद के अंदर आते थे। कालांतर में इससे कुरु, मद्र और जांगल जनपदों का निर्माण हुआ। मरु से ही कौन से और जनपद निकले, कुरु, मद्र और जांगल, ठीक है ना। तो मरु का ध्यान रखोगे, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, बाड़मेर है। उसके बाद में बात करें जांगल की, तो जांगल है यादव वंश के बलराम वे श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय यहीं से गुजरे थे। यहाँ पर एक इफेक्ट है कि कौन से राजस्थान के कौन से जनपद में श्री कृष्ण और बलराम है द्वारिका जाते समय रुके थे, मतलब किस जनपद में है ये आए थे, कि श्री कृष्ण भी आए थे, तो जांगल है। इसका जो वर्तमान क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान का जो बीकानेर, नागौर, जोधपुर का कुछ जो भाग है वह जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और इनकी राजधानी है वो छत्रपुर, जो कि वर्तमान नागौर है, ये थी। उसके बाद में मत्स्य जनपद की बात करें तो मत्स्य जनपद बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ज्यादातर बार आता है। तो इस स्थान का वर्णन है चीनी यात्री युआनसांग के द्वारा भी किया गया है। तो किस जनपद का वर्णन है, चीनी यात्री युआनसांग ने भी किया है, तो मत्स्य जनपद आपका हो जाएगा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ऋग्वेद में भी मत्स्य जनपद का वर्णन मिलता है। वर्तमान क्षेत्र है ये कौन कौन से हैं, तो अलवर और जयपुर के मध्य का जो क्षेत्र है मत्स्य जनपद के अंदर आता था। महाभारतकालीन राजधानी है कौन सी थी, तो विराट नगर थी। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है विराट नगर, जो कि बैराट के नाम से जाना जाता है। फिर है शूरसेन जनपद। शूरसेन जनपद जो है वो क्या है, 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय इसका उल्लेख किया है। वर्तमान क्षेत्र जो है भरतपुर, धौलपुर और करौली का जो अधिकांश क्षेत्र है वो है। शूरसेन जो जनपद है इसकी राजधानी कौन सी थी, तो मथुरा थी। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। कौन सी प्रशस्ति में, बयाना प्रशस्ति। फिर आपके आ जाता है शिवी जनपद। एक मिनट, थोड़ा पेन आपके लिए चेंज कर लेता हूं, थोड़ा साइज कम कर लेते हैं इसका। ओके, शिवी जनपद है वो है, अन्य नाम इसका मेदपाट, मेवाड़ या प्रागवाड़ था, ठीक है ना। शिवी जनपद का ही मेदपाट कहे तो भी शिवी जनपद है, प्रागवाड़ कहे तो भी शिवी जनपद है। आधुनिक जो क्षेत्र है उदयपुर का पूर्वी भाग, पश्चिमी तथा उत्तर का संभागीय, उदयपुर है ना इसका संभागीय क्षेत्र जो है उसका उत्तर का जो संभागीय क्षेत्र, मतलब कुल मिलाकर उदयपुर का जो क्षेत्र है शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर है शिवी जन जो जाति है इसका आधिपत्य था। राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। राजधानी मंजमिका, मध्यमिका के नाम से जानी जाती थी। और वर्तमान चित्तौड़गढ़ के पास की जो नगरी गांव है ना वही इसकी राजधानी थी। ऐसा भी आ सकता है नगरी, मंजमिका, मध्यमिका, कोई भी, तो तीनों ही आपके सही होगा। फिर आपके अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत में अर्जुनायनों द्वारा स्थापित इसे किया गया था। किसके द्वारा, अर्जुनायनों के द्वारा। और कहां पर, भरतपुर और अलवर का क्षेत्र है। इन्होंने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों अर्थात राज्यपालों को परास्त किया था।
फिर आपके मालवा जनपद है, तो मालवा जनपद के अंदर मालवों की दिग्विजय का युग अभिलेख नांदसा में लगा है। देखो मालवों का ने यहाँ राज किया था, उन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो ये अपने को उल्लेख कौन सा देता है, युग अभिलेख नांदसा जो कि भीलवाड़ा के अंदर लगा हुआ है, वो अपने को ये जानकारी प्रदान करता है। इनका क्षेत्र है वो कौन सा था, तो इनका क्षेत्र है ना वो था टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला। फिर आपका है योधे। योधे जो है राजस्थान के उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्री कबीला था, ये गणतंत्रीय था, ध्यान रखना। योधे उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट किया था। कुषाण शक्ति का सामना करने वाला कौन सा जनपद था, तो योधे था। हुण आक्रांताओं ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसने, हुणों ने। कुषाणों का सामना किया परंतु हुणों ने इन्हें नष्ट कर दिया था। अब बात करते हैं मेवाड़ की। प्राचीन सिवी जनपद वाला जो क्षेत्र है वही मेवाड़ है। आधुनिक क्षेत्र है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य था। यहाँ पर देखो ये सिसोदिया वंश का राज्य था। राजधानी है इनकी समय समय पर है वो चेंज होती गई है, तो यहाँ मैंने क्रम से लिखी है। सबसे पहले इनकी राजधानी जो थी वो थी आपके नागदा। कौन सी थी, नागदा थी। उसके बाद में आपके आहड़, आहड़ के बाद में कल्याणपुर, फिर आपके चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सावंड, उदयपुर, ये इनकी राजधानी रही है। ध्यान रख लेना, इनकी राजधानी कौन कौन सी है, नागदा, आहड़। सबसे पहले है राजधानी मेवाड़ की नागदा थी, फिर आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड और उदयपुर। ठीक है, वैसे उदयपुर चावंड से पहले भी थी, थोड़ी थी, और बोली इसकी क्या थी, मेवाड़ी, जो कि वर्तमान में भी है। वागड़, वागड़ की बात करें, राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक तो है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र जो है, और दूसरा है पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नोहर और कंदना का जो क्षेत्र है, ये किसके नाम से जाने जाते हैं, वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखोगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी वागड़ है। ये अपनी हमारा राजस्थान है जानकारी दे रहा है, ध्यान रखना। हमारा राजस्थान एनसीईआरटी बुक है, आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं, और मैं हूं गणपत सेजू। देखो ये जो है, एक तो आपने खूब बड़ा है डूंगरपुर बांसवाड़ा है, आपका वागड़ क्षेत्र है, परंतु यहाँ पर देखो पिलानी के पास में नरहड़, भादरा और नोहर, कंदना का जो क्षेत्र है, ये भी किस नाम से जाना जाता है, वागड़ के नाम से। किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया है, तो ये भी ध्यान रखोगे। ऐसा आ जाता है तो भी आप ऑब्जेक्शन नहीं, इसे भी कहते थे, परंतु ज्यादातर ये प्रचलित जो शब्द है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के लिए है। यहाँ पर की जो बोली है वागड़ की, वो वागड़ी थी। हाड़ौती, हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती प्राचीन काल में यहाँ पर मीणाओं का शासन था। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर बूंदी नाम पड़ा था। बूंदी जिले का नाम है किसके नाम पर पड़ा, बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। आधुनिक क्षेत्र बूंदी और कोटा हाड़ौती क्षेत्र में आते थे। कालांतर में चौहान वंश का हाड़ा शाखा द्वारा यहाँ पर अधिकार कर लिया गया, और फिर है यहाँ पर हाड़ौती बोली जाने लगी। ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्या है, तो ढूंढाड़ 12वीं सदी में कछवा राजपूतों ने मीणा व बड़ गुजरों को परास्त करके, देखो किन को परास्त करके, मीणा और बड़ गुजरों को परास्त करके हैं कछवा राजपूतों के द्वारा 12वीं सदी में ढूंढाड़ पर है वो आधिपत्य स्थापित कर लिया गया था। जयपुर व आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है, और यहाँ की भाषा है वो कौन सी थी, ढूंढाड़ी। अब बात कर लेते हैं मेवात की। तो मेवात देखो अलग भरतपुर का क्षेत्र है। मेव जाति की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, मेवात पड़ गया। प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती, यहाँ पर देखो मेवात के है कौन है, हसन खां मेवाती, जिस सभी को पता होना चाहिए यदि आपने हल्दी घाटी युद्ध ढंग से पढ़ा है तो, सॉरी खानवा का युद्ध है ढंग से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए। खानवा युद्ध में संघा की ओर से लड़ता हुआ ये मारा गया था। कौन, हसन खां मेवाती। अन्य क्षेत्र जैसलमेर को माड़िया वल कहा गया, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरतरा कहा गया, प्रतापगढ़ को कांठल के नाम से जाना जाता है, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा
ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा, चूरू झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र शेखावटी कहलाता है। तो ये था आपके इतिहास का। अब इतिहास जानने के स्रोत के बारे में भी, मतलब साहित्यिक स्रोत है, क्या क्या जानकारी देते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन है, ज्यादातर बार है इनमें से क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं। इतिहास जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक स्रोत भी पढ़ेंगे, स्थापत्य स्रोत भी अपन पढ़ेंगे। पहले है अभिलेख। तो अभिलेखों अर्थात पत्र की पट्टिकाएं। अभिलेख का अर्थ क्या होता है? पत्र की पट्टिकाएं, जिस पर कुछ लिखा गया हो। पत्र है और उस पर कुछ लिखा गया है, ठीक है ना, तो वो आपका क्या नाम होगा? अभिलेख होगा। पाषाण शिलाओं मतलब पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण जो लेख हैं वो अभिलेख के नाम से जाना जाता है। बहुत ही मोस्ट, देखो पूरी आपके है डिटेल के साथ में समझा रहा है कि शिलालेख अभिलेख होते क्या है वास्तव में, ये आपको बताया जा रहा है कि शिलालेखों अर्थात पत्थर की पट्टिकाएं, पाषाण शिलाओं, पत्थर के बड़े बड़े खंडों, स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारों, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी जो शिलाएं जो होती है या फिर ताम्र पत्र जो होते हैं उस पर उत्कीर्ण जो लेख होते हैं ना, उसे अभिलेख के नाम से जाना जाता है। फिर है देखो प्रशस्ति क्या होती है? तो प्रशंसा में लिखे गए जो अभिलेख होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति कहते हैं, है ना। किसी राजा महाराजा की प्रशस्ति में लिखे गए जो लेख होते हैं वो प्रशस्ति के नाम से जाने जाते हैं। अब आपके स्रोत शुरू कर लेते हैं कि घटियाला अभिलेख क्या है। तो घटियाला अभिलेख प्रतिहारों, बिजोलिया शिलालेख, चौहानों का इतिहास व चीरवा का शिलालेख, रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो घटियाला जो अभिलेख है मित्रों वो है आपकी किसकी जानकारी देता है? प्रतिहारों से संबंधित। और उसके बाद में आपके बिजोलिया का शिलालेख है, चौहानों का इतिहास बताता है। घटियाला प्रतिहारों, बिजोलिया चौहानों, और फिर आपके आता है चीरवा का जो शिलालेख है रावल समर सिंह के युग की जानकारी प्रदान करते हैं, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद में है साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत कौन से हैं और क्या है? जानककृत, पृथ्वीराज विजय है, इनसे क्या होता है? तो जानक के द्वारा कौन सा लिखा गया? पृथ्वीराज विजय लिखा गया है और इनसे चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है। ध्यान रखोगे पृथ्वीराज विजय के द्वारा जनक विजय है वो जनक के द्वारा लिखा गया, इनसे चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन प्राप्त होता है। उसके बाद में है नैन चंसूरी जो है इनके द्वारा हमीर महाकाव्य लिखा गया और इनसे है चौहानों के इतिहास व खलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी प्राप्त होती है। तो खलजी की रणथंभौर विजय की जो जानकारी किन से प्राप्त होती है? नैन चंसूरी कृत हमीर जो महाकाव्य है उनसे प्राप्त होती है। और उसके बाद में पद्मनाभ कृत कानरदेव प्रबंध है, ये लिखा गया। और फिर है बीकानेर के दलपत सिंह के द्वारा दलपत विलास लिखा गया और उसके बाद में जगखड़िया के द्वारा कई वचनेकाएं लिखी गई। ये है आपके साहित्यिक स्रोत। इसके बाद में भी यदि बात करें तो आपकी कर्नल जेम्स टोड का नाम है, बहुत ही फेमस है इतिहास के संदर्भ में। तो राजस्थान के अंदर जो कर्नल जेम्स टोड है इनके द्वारा है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी गई। पूरा नाम सुन ले फिर पे, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी गई। और पश्चिमी भारत की यात्रा, ये दोनों ही बुकें इनके द्वारा 2 जिल्दों में प्रकाशित करवाई गई थी। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र का वंश भास्कर, देखो एक बार आ गया था कि सूर्यमल मिश्र है किस के दरबारी कवि थे, मतलब किस राज्य के, तो यहाँ पर बूंदी के हैं, ये ध्यान रख लो। बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र जो है उसके द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? वंश भास्कर। और फिर है देखो कविराज श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद की रचना की गई। विश्वेश्वर नाथ रेव के द्वारा है मारवाड़ राज्य का इतिहास है वो लिखा गया। और उसके बाद गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास की उल्लेखनीय जानकारी प्राप्त होती है। अब अपन बात कर लेते हैं राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल जो है। मानव सभ्यता के प्रारंभिक
युग को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है। और प्रस्तर युग क्या होता है, तो पत्थर के उपकरणों की अधिकता के कारण है इसे क्या कहा गया है, प्रस्तर युग। मानव ने धातुओं में भी सर्वप्रथम है तांबे का उपयोग प्रारंभ किया है ना। मानव ने सबसे पहले है किस धातु की खोज की, तो है आप बता दोगे तांबा। उसके बाद में कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इनकी जो खोज है अमलानंद घोष के द्वारा की गई। खुदाई या उत्खनन है बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा करवाया गया। ध्यान रखोगे, घग्गर नदी हनुमानगढ़ जिला, खोज अमलानंद घोष, खुदाई खनन है वो उत्खनन है वो किसके, बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा। अब और क्या डिटेल है, तो बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियां, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी व ईंटों की नालियां हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी, यहाँ पर कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अब एक और देखो, यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, अग्निकुंड के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो नगर योजना है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता की नगर योजना के समरूप है। ज्योति व कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि भूमि के साक्ष्य है, ज्योति व खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा। और क्रॉस खेती भी की गई है, मतलब यहाँ पर दोहरी खेती की गई है, ऐसे इस प्रकार से की गई है। और प्राप्त साक्ष्य क्या है, तो गाय के मुख वाले प्याले प्राप्त हुए हैं, तांबे के बेल प्राप्त हुए हैं, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है, हाथी दांत का कंगा प्राप्त हुआ है, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां और खिलौने आदि यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसका पतन क्यों हो गया, तो नदियों का पानी सूखने व मरुस्थल के विस्तार के कारण है कालीबंगा की पतन है, ऐसा माना जाता है, हो गया था। कालीबंगा के बाद में बात करें तो आपके आती है दूसरी जो सभ्यता स्थल है वो अघाटपुर या आड़ है। अघाटपुर या आहड़ उदयपुर के पूर्वी भाग में आहड़, अहेड़ या बेड़स है। अहेड़ या बेड़स नदी के किनारे पर है, ज्यादातर बेड़स आता है, अहेड़ आता है, आड़ पूछे नहीं है क्योंकि आहड़ सभ्यता है, आड़ नदी नाम नहीं पूछेंगे तो बेड़स पूछेंगे। स्थानीय नाम है वो धूलकोट है, कई बार क्वेश्चन आ गया है किस सभ्यता स्थल का स्थानीय नाम है वो धूलकोट था, ठीक है। तो अघाटपुर या आहड़ का अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम है ताम्रवती, तांबावती या अघाटपुर। प्राप्त साक्ष्य यहाँ पर कौन कौन से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर है आपको मकानों की दीवारों पर, दीवारें पत्थर व मिट्टी से निर्मित है। यहाँ की जो मकान की दीवारें है ना पत्थर व मिट्टी से निर्मित है। बांस व केलू से बनी छत है यहाँ पर। और यहाँ पर में इंपॉर्टेंट जो है 4 से 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं जो कि संयुक्त परिवार सामूहिक भोजन विधि का संकेत प्रदान करता है। उच्च कोटि के चावल प्राप्त यहाँ पर हुए हैं। उसके बाद में है यहाँ पर तांबा पिघलाने की पट्टियां भी प्राप्त हुई है। क्या हुई है, तांबा पिघलाने की पट्टियां भी प्राप्त हुई है। फिर यदि बात करें लाल भूरी मृद भांड, तस्त्रियां, दीपक, धूपदान, कटोरियां, मटके, कलश, चूड़ियां, खिलौने, 26 किस्म की मणियां और 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मुहरें यहां से प्राप्त हुई हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है कि ये जो साक्ष्य है कहां से प्राप्त हुए हैं, तो ये साक्ष्य आपको सभी को पता होना जरूरी है। अब पतन क्यों हो गया था, किसका, आहट का, अघाटपुर का, आहड़ का पतन है प्राकृतिक प्रकोप के कारण माना जाता है। पतन के कारण इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और गिल्लूंड वे भगवानपुरा जैसे स्थान बसाए। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो अघाटपुर के पतन के बाद है यहाँ के जो लोग हैं कहां पर जाकर कौन सी नई सभ्यता बसाई थी, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो आप क्या आ जाएगा, गिल्लूंड व भगवानपुरा सभ्यता स्थल है इन्होंने बसाए थे, ठीक है। फिर अगला जो सभ्यता स्थल है आपके वो है बालाथल, ठीक है ना। बालाथल है उदयपुर व जयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के बालाथल जो गांव है वहां पर स्थित है। कौन सा, बालाथल का वल्लभ नगर तहसील में है, उदयपुर में। ताम्रकालीन आहड़ संस्कृति के से संबंधित है। यह जीविकोपार्जन के यहाँ पर साधन क्या थे,
तो जीविकोपार्जन के साधन है कृषि, पशुपालन और शिकार है वो, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर बालाथल के अंदर थी। बेराट के अलावा बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है, बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट कर लें आप, बेराट से, एक तो बेराट से है वो बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है और एक है आपके बालाथल से भी प्राप्त हुआ है। तो दो स्थान है जहां से आपके बुना हुआ वस्त्र प्राप्त होता है, बालाथल और बेराट। उसके बाद में है आपके कि प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले यहाँ पर। तो 11 कमरे का एक बड़ा भवन, दुर्ग मिले हैं, तांबे के चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, बाण मिले हैं, कर्णफूल भी मिले हैं और गले की हार की लटकन है भी मिली है। लोहा गलांगने की यहाँ पट्टियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इस सभ्यता स्थल की बात करें तो यहाँ पर है आपके गणेश्वर, सीकर जिले की नीमका थाना तहसील के गणेश्वर गांव के अंदर ये स्थित है। इसे ताम्र संशयी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ताम्र संशयी संस्कृति के नाम से है कि सभ्यता स्थल को जाना जाता है तो आपकी गणेश्वर हो जाएगा। ताम्र योगिन संस्कृति, यह संस्कृति पूर्वी राजस्थान व गंगा घाटी संस्कृति में प्लवित हुई थी। प्राप्त साक्ष्य है, तो प्राप्त साक्ष्य है हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के यहाँ पतले बर्तन प्राप्त हुए हैं। लाल चिकनी मिट्टी की विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन जिनमें मर्तबान, कलश, प्याले, तसले, ढक्कन, हांडी इत्यादि प्राप्त हुए। यहाँ पर लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी के बर्तन भी, और हड़प्पा संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियां, मछली पकड़ने के कांटे। ये क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया था, मछली पकड़ने का कांटा कहां से प्राप्त हुआ। उस तरह के फलक प्राप्त हुए हैं और अंगूठियां भी प्राप्त हुई हैं। उसके बाद में यहाँ से दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिनों की पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। देखो यहाँ से है दोहरी पेचदार शिरा वाली ताम्र पिन जो है वो पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात की जाती थी, एक्सपोर्ट की जाती थी। और ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी थी। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, परंतु ऊपरी स्तर पर लोह युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब ये लोह स्तर के प्रयोग इसमें साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन इतिहास को जानने के लिए बेराट, सांबर, बागोर, रेंड सभ्यता स्थलों के विवरण है वो उल्लेखनीय है। यदि लोह संस्कृति अपन देखें तो कौन सी है, बेराट है, सांबर है, बागोर है और रेंड सभ्यता है। ये कौन सी है, आपके लोहकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। फिर बात कर लेते हैं अपन बेराट की। तो जयपुर जिले के बेराट में स्थित है। यहाँ बीजक की पहाड़ी में भीम डोंगरी स्थल भी स्थित है। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है। यहाँ पांडवों द्वारा अज्ञात वर्ष के अंतिम दिन है वो व्यतीत किए गए थे। अशोक के 2 स्तंभ लेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो आपका था बाबरू या बेराट शिलालेख और दूसरा है बौद्ध मठ के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाबरू या बेराट शिलालेख है, 2 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। और बौद्ध मठ के अवशेष भी कहां से मिले हैं, तो बेराट से मिले हैं। भारतीय यूनानी शासकों की एक कमरे में 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें 8 तो पंचमार्क है और बाकी जो आपके 28 है यूनानी भारतीय शासकों से प्राप्त मुद्राएं हैं। यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो है स्वस्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट है, स्वस्तिक चिन्ह, त्रिरत्न चक्र युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ मोर। देखो ये आया नहीं है, आ सकता है क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। पत्थर की संदूकें, लोहे की कीले, हाथ से बना हुआ वस्त्र, जो मैंने पहले कहा था आपके बेराट से भी प्राप्त हुआ है। अन्य स्थल है भीलवाड़ा के बागोर व ओजियाना, जयपुर में सांबर व जोधपुरा, टोंक में नगर व रेंड। देखो यहाँ पर बागोर कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, ओजियाना कहाँ है, भीलवाड़ा में है, सांबर कहाँ है, जयपुर में, जोधपुरा कहाँ है, जयपुर में, टोंक में, नगर टोंक है, रेंड भी टोंक में, चित्तौड़
गढ़ के अंदर नगरी सभ्यता स्थल है, भरतपुर के अंदर है नौ है, राजसमंद में है वो पचमाता और गिल्लोंड है, राज और जालौर के अंदर बीनमाल है। तो यह है आपके सभ्यता स्थल। अब बात करते हैं अपन आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। आजादी से पूर्व है सरकार का किस प्रकार का रूप था, यह बात कर लेते हैं। तो राजा जो है वो राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र हुआ करता था। राजा अपने शासन कार्य हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। देखो, राजा है सर्वोच्च शक्ति का केंद्र होता था और राजा अपने अधीन है मंत्रियों की नियुक्ति करता था और मंत्रियों को है किस नाम से जाना जाता था, दीवान के नाम से। फिर बात करते हैं बख्शी नाम का इनका एक और मंत्री होता था और बख्शी है वो सेना को वेतन देना तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जो जिम्मेदारी है रखता था। खजांची है वो राजकोषीय आमदनी व खर्च का हिसाब रखने का कार्य किया करता था। उस समय मतलब 1947 से पहले राज्य की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या होती थी, ग्राम हुआ करती थी। राजस्थान में जागीरदारी जो व्यवस्था है का विकसित जो और स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है तो वो कब मिलता है, राजपूत शासन काल के तहत। ठीक है, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का विकसित और स्पष्ट स्वरूप है राजपूतों के शासन काल से प्रारंभ माना गया है। ब्रिटिश कालीन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में से बना हुआ था। देखो, ब्रिटिश कालीन जो भारत है वो कई तो उसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश थे और 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे, 11 प्रांत। उसके बाद बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1935 का भारत सरकार अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, यह कब लागू किया गया, तो यह है 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार द्वारा, देखो ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत है गृह विभाग का है वो स्थापना की गई थी और गृह विभाग के सभी जो कानून है संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। राजस्थान की प्रथम विधानसभा है मित्रों 1952 में चुनाव हुआ था। प्रथम जो विधानसभा था इनका चुनाव जो है 1952 में हुए और टीकाराम जो पालीवाल है ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। देखो दोस्तों, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो मैं नोट्स आपके सामने तैयार कर रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, इसकी यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, हैंड नोट मतलब मेरे सारे हैंड नोट आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं लिंक है नीचे आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। उनके माध्यम से मेरी सारे जो हैंड नोट है आरबीएससी, एनसीईआरटी और अन्य जो आपके रीट एग्जाम है उसके डिटेल के साथ में बहुत ही एकदम सारगर्भित तरीके से नोट्स है वो बनाए गए हैं। उनकी पीडीएफ है प्राप्त आप कर सकते हैं, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जाएगा। राज्य के पश्चिमी भाग, देखो आप बात किसकी कर रहे हैं, राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। पश्चिमी भाग है मरुस्थलीय व पूर्वी दक्षिणी भाग है वो कैसा है, पठारी भाग है। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल का विस्तार है 12 जिलों में है और ये राज्य के लगभग 61% भाग पर इनका विस्तार है। किसका, थार मरुस्थल का। थार मरुस्थल में जनसंख्या है वो कितनी है, तो 40% जनसंख्या रहती है राजस्थान की। ये विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, थार मरुस्थल। वजह क्या है, तो इसमें सर्वाधिक, देखो मरुस्थलों के अंदर है लोग निवास कम करते हैं, तो परंतु थार मरुस्थल है इसमें सर्वाधिक जन घनत्व भी है, पशु घनत्व भी है, खनिज की उपलब्धता भी है, वनस्पति भी खूब है। वैसे मरुस्थलों के अंदर है वनस्पति नहीं हुआ करती है।
एक नाम आता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारतीय महामरुस्थल है। तो ये क्या है, तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का जो रेतीला मरुस्थल है, इन्हीं को ही कौन से जिले हैं, फिर से देख लें, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले के अंदर जो रेतीला मरुस्थल है उसे ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दोहरे क्या होते हैं, तो रेतीली मिट्टी वे रेत के जो टीले होते हैं उसे दोहरों के नाम से जाना जाता है। इन्हें मरुस्थलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, गगर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंत प्रवाही प्रदेशों में विभाजित किया गया है। किसको, थार मरुस्थल को है। आगे अपन भौतिक स्वरूप देखें तो वो आपका रहेगा अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत क्या है, इनका विस्तार है राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में 9% भूभाग पर इनका विस्तार है। मतलब कितने क्षेत्र में है राजस्थान के अरावली पर्वत, तो 9% भूभाग में है। और कितने जिलों में इनका विस्तार है, तो 9 जिलों में इनका विस्तार है। दक्षिण में गुजरात के खेड़ ब्रह्म से, उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर इनकी लंबाई है। राज्य को 2 भागों में ये विभाजित करती है, एक तो ये पूर्वी राजस्थान और एक है पश्चिमी राजस्थान। मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को ये रोकने का काम करती है कि मरुस्थल है राजस्थान के पूर्वी भागों में के अंदर इनका प्रसार ना हो, इसको रोकने का काम है अरावली करती है। और इसी कारण है, देखो अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वाधिक बारिश है पूर्वी राजस्थान के अंदर करवाती है और नदियों का उद्गम भी यहीं पे होता है और यहाँ पर खनिज की प्रचुरता है। इस कारण है राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से अरावली पर्वत को जाना जाता है। अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो यह गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड है आपका पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान है मित्रों, इनका विस्तार है राजस्थान के 23% भाग पर है, जहां राजस्थान की 40% जनसंख्या है वो निवास करती है। कहां पर, पूर्वी राजस्थान में। और भूभाग कितना है, 23%। ये मैदान चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। पूर्वी मैदान जो कि अरावली से पूर्व की तरफ है। राज्य का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, तो पूर्वी मैदान रहेगा। चंबल के भीड़, डांग, उत्काद भूमि है वो किस भौतिक स्वरूप में विस्तृत है, तो पूर्वी मैदान में है। 56 का मैदान ऐसा आ जाता है कि 56 का मैदान क्या है, तो 56 गांवों के समूह एवं 56 नदी नालों से निर्मित जो मैदान है इन्हें ही 56 का मैदान है वो कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं चौथे और लास्ट भौतिक स्वरूप की कि दक्षिण पूर्व पठार, हाड़ौती का पठार है वो क्या है। तो इनका मित्रों जो फैलाव है, मतलब विस्तार है 7% भाग पर है राजस्थान के, कितने, 7% भाग। यहाँ की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित व मध्यम काली जो उपजाऊ मिट्टी है, तो यहाँ है दक्षिण पूर्वी पठार में कौन सी मिट्टी का विस्तार है, तो काली मिट्टी, मध्यम काली का है। आगे की बात करें कि राज्य के अन्य जो पठार है वो कौन से हैं और किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो देखो उड़िया पठार और आबू का पठार है, ये दोनों ही कहां पर है, आपके सिरोही के अंदर है। बोराट का पठार उदयपुर व राजसमंद में स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऊपरमाल का पठार है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा का पूर्वी जो भाग है उसके मध्य है। लसाड़िया का पठार उदयपुर व प्रतापगढ़ के बीच में है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जलवायु चक्र की। जलवायु व ऋतु चक्र क्या है। राजस्थान देश का एकमात्र प्रदेश है जहां 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। देखो भौतिक प्रदेश है 4 है, ध्यान रखना, और जलवायु प्रदेश है वो कितने हैं, 5 है। 5 जलवायु परिस्थितियां कौन सी है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु। बहुत सिंपल है, याद कर सकते हैं आप आराम से। कौन कौन सी होगी आपकी, एक तो शुष्क मरुस्थलीय और फिर आपकी होगी अर्ध शुष्क, उसके बाद में उप आर्द्र, आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है। राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क क्षेत्र है। राज्य में ऋतुएं हैं वो कौन सी हैं, तो राज्य में 3 प्रकार की ऋतुएं हैं, वो कौन सी देखो। ग्रीष्म ऋतु है
तापमान है 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, गंगानगर, चूरू के अंदर इनका जो तापमान है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सर्वाधिक दैनिक व वार्षिक तापांतर है ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलता है। माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान राजस्थान का है। वर्षा ऋतु की बात करें तो यह 90 से 95% वर्षा है वर्षा ऋतु में ही होती है। राजस्थान की संपूर्ण वर्षा की बात करें तो संपूर्ण वर्षा में कब है सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वर्षा ऋतु के अंदर ही सर्वाधिक वर्षा होती है। मानसूनी हवाएं जलवायु से जुलाई से सितंबर के मध्य चलती है। सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक और अरब सागर मानसून से पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला व आर्द्र जिला यदि बात करें तो वो आपका रहेगा झालावाड़, और स्थान यदि आर्द्र और सर्वाधिक वर्षा वाला कहें तो आपका माउंट आबू रहेगा। सबसे कम वर्षा की बात करें तो आपकी किस्में रहती हैं जैसलमेर के अंदर है। और उसके बाद में बात कर लेते हैं कि शीत ऋतु है मित्रों, ये मावट या पश्चिमी विक्षोभ इसके अंदर एक नाम आता है। ये क्या होता है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा जो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो है पश्चिमी विक्षोभ या फिर मावट के नाम से जाना जाता है। ये मावट जो वर्ड है ना, ये कई बार पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं जल संसाधन एवं संरक्षण क्या है, इसके बारे में क्या टॉपिक के अंदर फैक्ट है आपके दे रखे हैं। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। जल के समस्त स्रोत क्या कहलाते हैं, तो जल संसाधन है। अपवा तंत्र और प्रवाह प्रणाली क्या है, तो धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की जो विशेष व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, अपवा तंत्र या फिर प्रवाह प्रणाली कहते हैं। एक देखो ये जल विभाजक रेखा नाम आता है, तो दो अपवा क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है। तो राजस्थान में जल विभाजक रेखा की बात करें तो अरावली जो पर्वत में ये जल विभाजक रेखा का काम करती है। फिर है सहायक नदियां, तो सहायक नदियां क्या होती है, ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, सहायक नदियां। वैसे ऐसे ये जो टॉपिक थे दिए हुए थे, तो मैंने समझा कि जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आपसे मिस ना किया जाए, तो इस वजह से मैंने टोटल यहाँ पर दे दी है। राजस्थान का अपवा तंत्र कितना है ना, कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का राजस्थान में अपवा तंत्र है। और वो कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखो पहला तो है आपके बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, मतलब वे नदी जो अपना पानी है बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो पहली तो देखो बनास, काली सिंध, पार्वती जो नदियां हैं अपना जल है चंबल में डालती है। बनास, काली सिंध, पार्वती जो नदियां हैं चंबल में डालती है, और चंबल है वो यमुना में मिल जाती है। यमुना आखिर में गंगा में जाकर मिलती है, और गंगा है अंत में है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस कारण ये जो बनास है, काली सिंध है, पार्वती है, ये बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। अरब सागर का अपवा तंत्र की बात करें तो अरब सागर में माही, लूनी, साबरमती और पश्चिमी बनास वे उसकी जो सहायक नदियां हैं ये अरब सागर तंत्र की नदियां हैं। आंतरिक अपवा क्या होता है कि ऐसी नदियां जो समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में या झील में विलुप्त हो जाती है उसे आंतरिक अपवा तंत्र कहते हैं। और इसके अंदर है कौन कौन सी नदियां आती है, तो गगर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल और मेंढा। देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवा तंत्र की नदी नहीं है, तो यहाँ आप ध्यान रखोगे ये जो नदी है गगर है, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा, ये नदियां हैं आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। अब कर लेते हैं बात नदियों के बारे में ही। तो नदियां देखो, चंबल नदी की पहले बात करें तो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से है। राजस्थान में प्रवेश ये भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से करती है। भैंसरोडगढ़ जो स्थान है वहां से राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करती है। इसका प्रवाह है कहाँ है, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जो जिले हैं इनसे होकर ये गुजरती हैं।
चित्तौड़ से प्रवेश करती है, धौलपुर से यह यूपी के अंदर चली जाती है। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। और फिर है सहायक नदियां। सहायक नदियां देखो बनास, बेडस, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। ये कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से चंबल की सहायक नदी नहीं है, या फिर ऐसा आपको सीक्वेंस दे दिया जाता है, क्रम दे दिया जाता है कि सही क्रम कौन सा है संबंधित नदी की, सहायक नदी का। तो ये आप ध्यान रखोगे, बनास, बेडस, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। कोटा शहर किसके इसके किनारे पर है, और कोटा जो शहर है वो किसके किनारे पर है, चंबल नदी के किनारे पर है। अब आपके है बनास नदी। तो उद्गम स्थल बनास का है राजसमंद जिले में खमनोर की जो पहाड़ी है वहां से है बनास नदी निकलती है, और इनका प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। देखो यहाँ पर राजसमंद फिर चित्तौड़गढ़ में है, और उसके बाद भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर। पूर्णतः ये राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है, कौन सी, बनास। और इसकी जो लंबाई है कितनी है, 480 किलोमीटर, क्योंकि ये खमनौर की पहाड़ियों से है शुरू होती है और सवाईमाधोपुर में जाकर है ये चंबल के अंदर मिल जाती है। इस कारण ये पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। टोंक व सवाईमाधोपुर नगर इसके किनारे बसे हुए हैं। ऐसा आ जाता है कि टोंक नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, बनास। सवाईमाधोपुर नगर भी बनास नदी के किनारे पर है। बनास की सहायक नदी कौन सी है, मैनाल, कोठारी, बेडस व खारी जो नदी हैं ये बनास की सहायक नदी हैं। अब बात करते हैं लूनी नदी की। तो लूनी नदी देखो उद्गम है अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट। देखो अजमेर जिले के गोविंदगढ़ के निकट दो धाराएं मिलती है, एक तो सरस्वती और एक सागरमती। उद्गम के समय कोई लूनी नदी नहीं है, ध्यान रखोगे। उद्गम में एक सागरवती है और फिर है सरस्वती है, ठीक है ना। ये दोनों जब गोविंदगढ़ के अंदर मिल जाती है उसके बाद में लूनी के नाम से जानी जाती है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और फिर अंत में कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखो ये सीक्वेंस पूर्णतः आप याद रखोगे, पहले अजमेर से, फिर है ये नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर और अंत में कच्छ की खाड़ी। इसका एक फैक्ट ये भी है कि बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल है वो मीठा रहता है और बाद में खारा हो जाता है। इसकी वजह है कि बालोतरा के अंदर जो कपड़े मिले हैं उनका जो कास्टिक है इसमें जो नदी के अंदर ही डाला जाता है, जिसकी वजह से ये खारा जल हो जाता है। और देखो इनके जो शॉर्ट वीडियो और देखना चाहते हैं कि पार्ट के अंदर, तो वो सभी मैंने लगभग 8 पार्ट बने हैं क्लास 6 वाले के, तो वो आप एक एक करके भी देख सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए मैराथन वीडियो तो है। सहायक नदी है इसकी, बहुत बार पूछा गया है। लूनी की सहायक नदी निम्न में से नहीं है। जोजड़ी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, पार्वती, तो सॉरी पार्वती नहीं, गुया, यहाँ पर पार्वती नदी है एक नाम आता है, वो भी इनकी सहायक नदी है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के अंदर देखा है, परंतु आपकी बुक के अंदर इतना ही दे रखा था, जोसड़ी, बाड़ी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुया, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है ये माही नदी। माही नदी का उद्गम है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से है, और इनका जो प्रवाह क्षेत्र है राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और फिर एक खंपात की खाड़ी में मिल जाती है। सहायक नदी है सोम और जाकम है, ठीक है, माई की। बाणगंगा नदी की बात करें तो उद्गम इनका जयपुर जिले में अरावली की बैराट की पहाड़ियों से होता है। किन से होता है, बैराट की पहाड़ियों से। और अन्य नाम यदि कहे तो इसे अर्जुन की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसका पानी है भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। तो समझ सकते हैं कि ये जो बाणगंगा नदी है यह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है, और यहाँ तक ही ये आकर है वेटलैंड का है निर्माण कर लेती है, कहां पर, भरतपुर में। फिर है घग्गर नदी। उद्गम इसका है हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। राजस्थान में हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्रीगंगानगर में भूमिगत हो जाती है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष यह सहायक नदी है, और इसके बारे में यह भी है कि ये आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। अब है राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। चंबल परियोजना
आप ध्यान रखोगे कि किसकी ये साझा परियोजना है, तो यहाँ पर है राजस्थान और मध्य प्रदेश की दोनों की ये संयुक्त परियोजना है और इस पर कुल 4 बांध निर्मित किए गए हैं। गांधी सागर जो कि मंदसौर एमपी में बना हुआ है, और फिर है आपका राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध है आपके कोटा में है, ये याद रखोगे। उसके बाद में बात कर लेते हैं माई बजाज सागर बांध की। माई बजाज सागर जो बांध है बांसवाड़ा में माई नदी पर निर्मित है और राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है ये। तो ये आप ऐसा ध्यान भी रख सकते हैं कि जो नदियां हैं, तो ये नदी तो देखो जो माई है, माई एमपी से आती है और फिर गुजरात के अंदर चली जाती है एमपी से, तो राजस्थान और गुजरात है ना, गुजरात के अंदर चली जाती है। एमपी में तो बिल्कुल राजस्थान के नजदीक से ये शुरू होती है, तो इन कारण है इन 2 जिलों की ये संयुक्त परियोजना है। फिर बिसलपुर बांध है। बिसलपुर परियोजना जो है टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिसलपुर जो गांव है वहां पर स्थित है। कहां पर? टोंक जिले में, ये इतना ध्यान रखोगे। और यदि और याद रखना चाहे तो टोडा राय सिंह नगर है। जयपुर, अजमेर, टोंक व आसपास के क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति करती है। इसमें आप कह सकते हैं संयुक्त परियोजना किसकी है, तो क्योंकि बिसलपुर बांध है वो राजस्थान के अंदर ही है और पूर्णतः ये यहीं पे निर्मित होने के कारण केवल राजस्थान का ही स्वामित्व है इस पर। सरदार सरोवर बांध है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सरदार सरोवर बांध ये है की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा नहर निकाल कर, देखो सरदार सरोवर बांध है, यहाँ पर है नर्मदा नहर निकाल कर है। राजस्थान के जालोर व बाड़मेर 2 जिले हैं, वहां पर सिंचाई व पेयजल की आपूर्ति की जाती है। अन्य परियोजना की बात करें तो अन्य परियोजना आपकी हो जाएगी जवाई परियोजना। जवाई परियोजना पाली में है। डूंगरपुर के अंदर सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना है। सोम कमला अंबा परियोजना कहां पर है? डूंगरपुर में, सोम नदी पर है। जवाई परियोजना पाली के अंदर है, जवाई नदी पर है। उदयपुर में जाखम नदी पर मानसी वाकल परियोजना है। कौन सी? जाखम नदी मानसी वाकल परियोजना। प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटस है, वो बहुत ही फेमस है कि पंडित नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। क्या दी है? आधुनिक भारत के मंदिर। फिर आपके आ जाती है उदयपुर की झीलें। उदयपुर की झीलें पिसोला, उदय सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट है, ज्यादातर है बुक्स के अंदर जो गाइड है उसमें नहीं मिलता है। इसके अंदर जितनी ये झीलें दे रखी है, पिसोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, जना सागर जिसको बड़ी तालाब भी कहा जाता है, दूध तलाई, अमरकुंड, कुम्हारिया तालाब, रंग सागर, जयसमंद, रूप सागर, रुंडेला तालाब, नेला तालाब और लखावली तालाब, ये है जल स्रोत है उदयपुर के। और इसको डायग्राम के माध्यम से भी अपन 2 पेज आगे है वो समझेंगे। जयसमंद झील का निर्माण है महाराणा जयसिंह ने 1687 से 1691 के तक गोमती नदी पर करवाया था। जयसमंद जो झील है इसका निर्माण है महाराणा जयसिंह के द्वारा गोमती नदी पर करवाया गया। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नक्की झील जो कि माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो नक्की झील है और ये प्राकृतिक झील है। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में बालसमंद, कायलाना, उमेद सागर झीलें हैं। ठीक है, जोधपुर के अंदर है उमेद सागर है, कायलाना है, बालसमंद है। जैसलमेर में गड्डीसर है, डूंगरपुर में गैप सागर है, बीकानेर में कोलायत और अलवर में सिलेसाइड झीलें हैं। फिर खारे पानी की है सांबर झील है। जयपुर, अजमेर व नागौर के मध्य स्थित सांबर है, मतलब तीनों जिलों की जो सीमा जहां बनती है वहां पर
ये सांभर जिले स्थित है। और एक यदि कहें तो कहां पर है, तो जयपुर में है। पचपदरा है बाड़मेर में है, डीडवाना नागौर में है, लूणकरण सर बीकानेर में, और पोखरण है वो जैसलमेर में। अब यहाँ पर देखो ये एक ऐसा डायग्राम बना रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो आपकी आहार जो नदी है, यहाँ बता देता हूं, आहार नदी आपकी ये मुख्य नदी है उदयपुर की, और यहां से है एक फीडर नहर निकाली गई है आपके, कौन सी, ये वाली, ये फीडर नहर निकाली गई है जिसका नाम है चिकलवास फीडर। ये है चिकलवास बांध बनाया गया है आड़ नदी पर, और फिर यहाँ से ये फतेह सागर झील के अंदर पानी लाने के लिए निकाली गई। उसके बाद में देखो इसके अंदर है फतेह सागर जो झील है, क्योंकि ये झीलों को कनेक्ट करने का काम करती है सारे। हाथीधारा जो नदी ये भी इसके अंदर आती है। मोरवानी नदी है, ये भी फतेह सागर झील में आती है। मोरवानी नदी है मित्रों, जना सागर जो झील है उसका जब फुल हो जाती है जना सागर झील, तब इसका पानी है वो कहाँ आ जाता है, फतेह सागर के अंदर आ जाता है। और फिर जब ये फतेह सागर फुल हो जाती है तो ये आगे है आड़ नदी के अंदर पानी इनका चला जाता है। अब देखो कब चला जाता है, जब ये सभी झीलें हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। स्वरूप सागर, इनको भी यहाँ पर ये देखो ये सभी है मिलाया गया है, कनेक्टर का काम किया गया है। यहाँ पर ये सारे रंग सागर है, अमरकुंड है, दूध तलाई है, झील है, कुमारिया तालाब है, पिसोला झील है, ये सारी झीलें हैं। पिसोला झील के अंदर है सिसारमा नदी है, उसका पानी आता है। सिसारमा नदी है, अमरजोग और जो कोटड़ा धाराएं हैं इनसे निर्मित होती है। फिर एक गोवर्धन सागर है और नेला तालाब है, इनका पानी भी ये कहाँ चला जाता है, आड़ नदी के अंदर। और इधर यदि बात करें ऊपर की तरफ लास्ट में, तो ये काला मगरा है, यहाँ से दो धाराएं आती है जिनसे रूप सागर झील का निर्माण होता है। राजस्थान की कृषि को है मानसून का जुआ कहा जाता है। और पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विकास हुआ। राजस्थान में कुएं व नलकूपों से 66%, नहरों से 33% सिंचाई होती है और तालाबों से बहुत कम होती है। यदि ऐसा आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किन से वो सिंचाई होती है, सिंचाई के स्रोत क्या है, तो यह आपके नलकूप होगा, ठीक है। और उसके बाद में नहर है, फिर कुएं है, और उसके बाद में तालाब है जो कि नगण्य है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित जो फसलें हैं वो कौन सी हैं, तो यह है बाजरा, सरसों और ग्वार। राजस्थान में गंगानगर जिला गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान में भारत का 11.27% पशुधन पाया जाता है। भारत का राजस्थान में कितने परसेंट पशुधन है, तो यह आपके हैं 11.27। राजस्थान में 67 प्रकार के, बहुत इंपोर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान में 67 प्रकार के खनिजों का खनन होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर खनन पूछा गया, खनन कितना का होता है, ऐसा नहीं कि उपलब्धता कितनी है ये नहीं कह रहे हैं, खनन कितने खनिजों का होता है, तो आपके 67% है। सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फॉस्फेट, ठीक है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। बढ़ते आगे, देखो मित्रों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया देखो पूरा ये मेगा वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपके रीट, ग्रेड, फर्स्ट, सेकंड वगैरह जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं राजस्थान में, उनके लिए तो ये वरदान साबित है। देखो इनसे बाहर आते नहीं, अपन कितने डीपली पढ़ ले, परंतु ये बुक्स है, इन्हीं को ये आधार मानकर है अपना पेपर बनाते हैं। तो ये आपके अपने लिए बहुत जरूरी है। तो आप क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके मेरी हेल्प जरूर करोगे। आगे वाले वीडियो बहुत ही जस्ट आने वाले हैं। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% है, जिनमें पुरुष साक्षरता है 79.19 और महिला साक्षरता है 52.12% है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्चे का जो खाता है कौन से विभाग में खुलाया जाता है, तो ऐसा नहीं है बैंक में नहीं है, डाक विभाग में खुलाया जाता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना है 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। कब हुई, 1 अक्टूबर 1964 में। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में और न्यूनतम लंबाई है धौलपुर में, ठीक है। सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में और न्यूनतम लंबाई है वो कहां पर है, धौलपुर में है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन
रेलवे मॉडल कक्ष है, देखो रेलवे मॉडल कक्ष है वो उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। फिर लोक संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। इनके दो रूप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यह है रीट के अंदर भी दे रखा था। पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा दो भागों में है डिवाइड किया गया है राजस्थानी भाषा को, ठीक है ना। अब पूर्वी राजस्थानी के अंदर कौन कौन सी आती है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और आहिरवाटी। और पश्चिमी के अंदर मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। ये ध्यान रखोगे, ऐसा क्वेश्चन है, इनमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। गणगौर, गणगौर क्या है? तो गण शिव का प्रतीक है, गौर है पार्वती का प्रतीक है। और गणगौर मनाया कब जाता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को 3 या 4 दिनों तक चलता है। शिव पार्वती की यहाँ पर पूजा की जाती है। उसके बाद में तीज, तीज है छोटी तीज, श्रावणी तीज जो कि श्रावण शुक्ला तृतीया को है। और कजली तीज या सातुड़ी तीज है वो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है। छोटी तीज को तो है नवयुवताएं पेड़ों पर झूले झूलती है, जबकि कजली तीज या छातुड़ी तीज है बड़ी तीज है, महिलाएं मेहंदी लगाती है। पूजा किसकी करती है? पार्वती की करती है। शीतलाष्टमी, शीतलाष्टमी मित्रों चैत्र कृष्ण अष्टमी जो कि अभी पहले ही कुछ दिनों पहले था, इस दिन है बसोड़ा भोजन है वो किया जाता है। बसोड़ा भोजन मतलब ठंडा भोजन है वो किया जाता है। मेले, इसका मेला है चाकसू में, सील की डोंगरी जयपुर के अंदर है ये, वहां पर लगता है। और वल्लभ नगर जो उदयपुर में है वहां पर भी लगता है, ध्यान रखोगे। वल्लभ नगर में भी लगता है, चाकसू सील की डोंगरी में लगता है। अक्षय तृतीया या अकातीज तो ये सभी ने सुना होगा। अबुसावों का दिन है ये, और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि का यह भोजन किया जाता है और गेहूं व बाजरे का खीस बनाया जाता है। फिर राजस्थान के प्रमुख मेले, पुष्कर मेले की बात करें पहले तो कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर अजमेर में लगता है। ये सायंकाल में यहाँ पर क्या है? दीपदान का आयोजन होता है। केला देवी का मेला है मित्रों, चैत्र कृष्ण शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेले के नाम से जाना जाता है। लक्खी मेला लगता है यहाँ पर। और यहाँ देखो आपकी बुक के अंदर तो ये दे रखा है, जबकि ये है नहीं, ठीक है ना। सवाई माधोपुर नहीं है, यहाँ पर करौली में ही लगता है ये मेला, ठीक है ना। बुक के अंदर यही था, परंतु ये लगता कहाँ पर है? करौली में लगता है। ये चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ला द्वादशी तक आयोजित होता है, ठीक है। तो 15 दिनों तक है इस केला देवी मेले का आयोजन होता है। महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला है मित्रों चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक लगता है। सवाई माधोपुर के अंदर ये मेले का आयोजन होता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को लाल रंग की भव्य प्रतिमा यहाँ पर निर्मित है, ठीक है ना। लाल रंग की है, ऐसा भी रंग भी याद रख लो भाई, क्या पता कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर है दशहरा मेला, तो दशहरा मेला है मित्रों कोटा के अंदर है। आश्विन शुक्ला दशमी के दिन मतलब दशहरे के दिन ही लगता है। अब ये फैक्ट ये है कि कोटा महाराव दुर्जन साल के शासनकाल में इसका शुरुआत हुई थी। दशहरा मेले की शुरुआत है किसके शासनकाल में हुई? तो कोटा महाराव दुर्जन साल के शासनकाल में। फिर ऐसा आ जाता है कि ये विधिवत और आकर्षक इस मेले को किसने बना दिया था? तो ये बना दिया था महाराव उमेर सिंह द्वितीय के शासनकाल में। 1889 से 1940 के मध्य इनका है शासनकाल रहता है। फिर आपके एक तुम्हारे हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या क्या है? श्रावण अमावस्या को उदयपुर के अंदर ये हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। महाराणा फतेह सिंह द्वारा 1899 के अंदर इसको शुरू किया गया था। और ये प्रतीक किसका है? सावन या श्रावण की जो खुशी जो होती है श्रावण माह के आगमन की, उसके लिए ये मनाया जाता है। चारों तरफ हरा हरा छा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है उर्स है मित्रों, ये है रजब माह की 1 से 6 तारीख के मध्य लगता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अर्थात गरीब नवाज की दरगाह पर यह आयोजन होता है। ये सर्वधर्म संभाव की अनूठी मिसाल है।
फिर देखो बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला है माघ पूर्णिमा का दिन इसका आयोजन होता है डूंगरपुर जिले में। सोम, माई और जाखम जो नदी हैं उनके संगम पर है इस स्थल का आयोजन, इस मेले का आयोजन होता है। यहाँ के लोग जो है अपने जो दिवंगत है उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं। जैसे हरिद्वार के अंदर है अस्थियां प्रवाहित की जाती है, उसी प्रकार बेणेश्वर के अंदर है आदिवासी लोग है अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी अस्थियां प्रवाहित करते हैं। उसके बाद में आपके आता है करणी माता। करणी माता का जो मेला है मित्रों देशनोक बीकानेर के अंदर बढ़ता है। यहाँ काले व सफेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। अब करणी माता के मेले के अंदर सफेद चूहे के जो दर्शन है ये है शुभ माने जाते हैं। फिर एक खाटू श्याम जी का मेला फाल्गुन शुक्ला दशमी से द्वादशी तक इसका आयोजन होता है। और खाटू श्याम जी का मेला कहां पर है? सीकर के अंदर। बाबा रामदेव मेला भाद्रपद शुक्ला बीज से एकादशी के मध्य रूणीसा पोखरण के अंदर इसका आयोजन होता है। यह भी सांप्रदायिक सद्भावना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। कई बार क्वेश्चन है ये पूछा गया है। गलियाकोट का उर्स है डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मोला की मजार। देखो गलियाकोट का उर्स है ना, यहाँ पर है किसकी मजार है? फखरुद्दीन मोला की मजार है, जिसे मजार ए फकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मजार ए फकरी कहो या फखरुद्दीन मोला की मजार कहो। और ये कहां पर है? आपके डूंगरपुर के अंदर है। दाऊदी बोहरा समाज की जो आस्था का प्रमुख केंद्र है वो यही है। अन्य मेले हैं जैन माता मेला सीकर के अंदर है, भरतरी मेला अलवर में है, डिगी कल्याण जी मेला जयपुर में है, तेजाजी मेला परबतसर नागौर में। दादू दयाल ने 1585 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की तथा राजस्थान में आकर भक्ति प्रसार किया। फिर आपके श्रीनाथ जी, सरदानाथ। यहाँ पर जो सरदानाथ जी है ना ये नया फैक्ट है। लक्ष्मणगढ़ सीकर में त्याग व तपस्या का प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया गया और इसके आश्रम का जो आदर्श वाक्य है, मतलब सरदानाथ जी का जो आश्रम है इसका जो आदर्श वाक्य है ये आप ध्यान रखोगे, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास होता है। ठीक है, तो मित्रों ये थी आपके एनसीईआरटी क्लास 6। ठीक है, कंप्लीट मेगा वीडियो। और ये है, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा आपके प्यार की जो आशा है वो रखता हूं। इसी आशाओं के साथ में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।